5 से 7 मिनट टाइम दीजिएगा, हम लोग फिर अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसका अप्रोच एक बार खोलना जरूरी है। देखिए, हम लोग जब भी बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया का, ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न इंडिया में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक लाइन है, दैट इज अ स्टिक। और माध्यम क्या है? स्टिक। उसी के माध्यम से हम लोग अपने चैप्टर तक पहुंच पाते हैं। हमने पहले भी कहा था कि पहले का जो कंसेप्ट था मॉडर्न इंडिया का, ध्यान देना है, मतलब पहले हिस्ट्री जो लोग पढ़ते थे उसमें क्या करते थे, पर्टिकुलर चैप्टर पर काम करते थे। तो क्या होता था, इन दोनों चैप्टर के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। इंटरेक्शन मतलब आपस में दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तालमेल होना चाहिए, एक म्यूचुअलिज्म टाइप का कुछ होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता था। तो इसके लिए क्या किया गया कि हम लोग को लगा कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसका इनिशिएटिव लेते हैं और जहां पर से उस टिक को छोड़ेंगे वहीं पर से फिर नए चैप्टर को आराम से उठा लेंगे। जैसे क्या था कि हम बस एक बेस लाइन पर काम करना शुरू किए। बार बार आप लोग को बोले बेस लाइन का नाम है कि नहीं? तो मॉडर्न इंडिया के बेस लाइन पर हम लोग काम जब शुरू किए, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किए, तो हमको लगा कि चलो पहला स्टिक पर काम करते हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास का क्रम हम लोग का सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1400, किसका आगमन? पुर्तगाली का। तो जाहिर सी बात था कि पुर्तगाली पर जब हम लोग काम करना शुरू किए तो इसमें तो कोई ऐसा कंसेप्ट आया नहीं, कोई दूसरे के साथ बहुत इंटरेक्शन आया नहीं। तो हम लोग क्या किए कि पुर्तगाली को सेपरेट फॉर्म में पढ़ लिए। सेपरेट फॉर्म में मतलब पुर्तगाली का एक डिटेल हम लोग के पास एकदम सेपरेट रूप से आ गया, जिसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रांसिस डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, क्लियर, नीनो डी कुन्हा, इसके अलावा यूसुफ आदिल शाह का नाम आता है, इसके बाद हेडक्वार्टर का नाम आता है, इसके बाद बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, कोलंबस, ये सब मतलब पुर्तगाली को हम लोग क्या किए, सेपरेट फॉर्म पढ़े। इसके बाद हम लोग को पता चला कि इसके बाद एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में। कब होती है? 1600 में। इसका मतलब है कि भारत आगमन अब शुरू हो चुका था, किसका? यूरोपियन का। और टारगेट सिर्फ और सिर्फ था हमारे यहाँ ट्रेड को बढ़ावा देना, क्योंकि अब वो चाह रहा था कि हमारे जीडीपी में ग्रोथ हो, इसलिए इंटरैक्टिव ट्रेड करेंगे तभी ज्यादा फायदा होगा। और इसके आदत में शामिल था कि कहीं जाइए, पहले वहां पर कॉलोनिज्म को स्थापित कीजिए, धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होइए और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लीजिए। ये किसका एक्सपीरियंस था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन पीछे से उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम ब्रिटेन करता था। तो यही बात हुई जब 1600 में एंट्री होती है किसके कंपनी के तौर पर? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके पीछे से डच को रहा नहीं गया, यह भी पहुंच गया 1602 में। कौन पहुंचा? डच। निश्चित तौर पर दो यूरोपीय महाशक्ति एक जगह तभी रह पाएगा जब दोनों में कोई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी को लिखेगा। निश्चित तौर पर दोनों के बीच लड़ाई हुई और इस लड़ाई का नतीजा था 1759 का बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में हार किसकी? डचों की। और जीतता कौन है? तो निश्चित तौर पर अब इन तीनों क्रम में सबसे सर्वोपरि पर कौन आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर एंट्री होती है 1616 में डेनिस की। ये डेनमार्क का निवासी था। कहा जाता है कि कभी कभी हम लोग देख करके दूसरे को, हम लोग को भी लगता है चलिए चलिए हम भी जाकर एस्टेब्लिश होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से हम लोग को तब पता चलता है जब हम वहां पहुंचते हैं। जब यहाँ डेनमार्क पहुंचा उसको लगा कि हम कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं पाएंगे, बेमतलब का हम आ गए हैं, देखें कि डच आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया, तो हम भी चलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमको लग रहा है कि हमारे से कुछ हो नहीं पाएगा, एक काम करते हैं अटेंडेंस बनाते हैं और निकल जाते हैं। क्या बनाते हैं? अटेंडेंस। अटेंडेंस बनाया और यहाँ से निकल गया, यानी इसको हम लोग अटेंडिंग फॉर्म बोलेंगे। जैसे कुछ लोग होता है आपके यहाँ शादी विवाह में आएगा, न्योता देगा, बोला ठीक है बहुत जगह जाना है, 3-4 जगह और जाना है, ये पकड़िए, देखो लिफाफा में पैसा दे देगा और अटेंडेंस अपना बना लिया। और कुछ लोग है कि उसको न्योता दीजिएगा 1 महीना पहले से आ जाएगा, हाँ वहीं रहेगा, वहीं डायरेक्शन वायरेक्शन देते रहेगा, बोलेगा तुम्हारा पढ़ा लिखा का, तो हम ऑनलाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम शाम में अपना, रात में अपना खोलते हैं, जो जो पढ़ाई होता है सब अपना क्लियर कर लेते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम रहेंगे। और आप उसको पूछिएगा भी कि आप उसको पूछिएगा भी कि अच्छा कब तक तुम यहाँ रहोगे, तो आप ही से पूछेगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, आपका सब काम संभल रहा है इनका, हाँ ठीक है। उसी तरह पहले हम लोग भिगना पहाड़ी में कोई बच्चा शादी उदी में जाता था तो आता था 2-3 महीना बाद, जैसे कह रहा कि भाई का शादी सब जा रहे हैं, ठीक है, हमको भी लगता था कि 1 सप्ताह में चल आएगा, आया 1-1.5 महीना बाद, बोल रहा क्या कि सर आ गए साथ शादी से। हम बोले तो शादी गया था कि घर और बसाने उसाने चला गया था? मतलब शादी 1 सप्ताह होता है, खूब अगर टाइम टेकिंग होगा तो 10 दिन होगा, इससे ज्यादा नहीं। कि तू वहां जा करके घर उर बना उना करके, हमको लगा कि तुम 2-3 साल बाद ही आओगे, बच्चा उच्चा भी उसका पाल उल करके, क्लियर। तो
कुछ लोगों का अपना टारगेट होता है, वो अपने टारगेट के हिसाब से काम करता है। बस यही ध्यान रखिएगा कि 1616 में जो डेनमार्क की एंट्री होती है वो अटेंडिंग फॉर्म होता है, अटेंड करता है सिर्फ, यानी इसका कोई वजूद नहीं है। क्लियर? इसके पीछे पहुंचता है 1664 में कौन? फ्रांसीसी। अब इतना बात तो पक्का था, ये है इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल की इधर है फ्रांस और इधर कौन है? इंग्लैंड। इससे बड़ा राइवल तो कोई नहीं हो सकता। और दोनों यूरोपीय महाशक्ति अपने आप को यूरोप में काबिज करने का पूरा पूरा ताकत लगा चुका था। एक तरफ कौन? फ्रांस, एक तरफ कौन? इंग्लैंड। और इन दोनों की लड़ाई किसी न किसी माध्यम से वैश्विक स्तर पर चल रही थी, जिसमें से सामने आ रहा था प्रसा और कौन? ऑस्ट्रिया। ये दोनों को लेकर के दोनों के बीच में घमासान चल रहा था। किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड। प्रसा के फेवर में कौन था? इंग्लैंड। और ऑस्ट्रिया के फेवर में फ्रांस। और ये दोनों आपस में, दोनों बाउंड्री पर दोनों की लड़ाई चल रही थी। ये दोनों मिलकर इसको सपोर्ट करा था और चाह रहा था कि जो कोई भी उत्तराधिकारी वो फ्रांस के पक्ष का हो और वो इंग्लैंड के पक्ष का हो, जो भी हो। लेकिन इन दोनों की लड़ाई का असर हम लोग भारत में भी देखते हैं, और उसका युद्ध का नाम है कर्नाटक का युद्ध। तो अब तक कितना कर्नाटक का युद्ध हुआ? तीन कर्नाटक का युद्ध हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर फ्रांस और इंग्लैंड की फाइट चल रही थी, और भारत में कर्नाटक युद्ध के तौर पर यहां पर कहानी चल रहा था। खैर जो भी हो, लेकिन फाइनली 1664 में आने वाले फ्रांसीसियों को भी पता चल गया कि बिना अंग्रेज की सहायता से हम यहाँ पर ट्रेंडिंग का काम नहीं कर पाएंगे। और फाइनल इस पूरे ग्रुप में से उभर करके सामने आया 1600 का कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी सारे राइवल में से सबको हटाया और अपने आप को काबिज किया कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको हराने का क्रम था 1760 में वांडीवॉस का युद्ध। कौन सा युद्ध? यानी 1759 के बेदरा में हार हुई डच की, और 1760 में वांडीवॉस में फ्रांस की। यानी टोटल अब हम लोग के पास एकमात्र सिस्टम आ गया कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो हम इसके पैरेलल रीजन पर काम करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि बेस लाइन था, और इस बेस लाइन में अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एक ही का, जो होगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी सब तो अपना अपना कहानी खत्म कर लिया। अब जब 1600 में ये आएगा तो पक्का अपने कंटेम्पोररी सिचुएशन को ढूंढेगा कि हमारे कंटेम्पोररी सिचुएशन में स्थिति क्या है, क्या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत है, और अगर नहीं है तो फिर हम इसमें एंट्री करेंगे। जब ये 1600 में एंट्री किया तो पता चला कि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसका? औरंगजेब का। इसके बाद का शासक कोई ऐसा नहीं था जो पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से चला पाए। खासकर नाम से ही पता चलता है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, जैसे लंपट मूर्ख, घृणित कायर, साहेब बेखबर, रंगीला बादशाह। इसे पता चल जाता है कैसा आदमी होगा। एक को आदमी बढ़िया नहीं था। 13 शासक एक भी टिक नहीं पाया। इसका मतलब है कि धीरे धीरे यहां पर से स्वतंत्र सत्ता की स्थापना शुरू हो गई। यानी ये लोग अब इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में रहना मुश्किल कर दिया, यानी अपने आप को इसमें काबिज करने को के मूड में नहीं था। जिनमें से बहुत सारा था, जैसे अवध, जैसे मैसूर, जैसे बंगाल, जैसे कर्नाटक, ये सब अपने आप को क्या किया? अलग कर लिया। जब ये सब अलग किया टोटल में, तो इसमें से सबसे टॉप पर कौन था? बंगाल। बंगाल में प्रभुत्व एकदम मजबूत था। अब देखिए क्या है कि 1707 से लेकर के 1857, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जिनका पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है उनको भी पढ़ने दीजिए। मतलब अगर ट्रैक आप तेज बोल दीजिएगा तो हो सकता है उसका ट्रैक लगेगा, तो सब तो जान ही रहे, तो लगता है खत्म हो गया है, तो हम बेकारे आ गए हैं, इसमें गड़बड़ाइए जाएगा। ट्रैक को हम सिर्फ ऑन कर पा रहे हैं, इसलिए कि एक बार खाली ऑन कर देते हैं तो ताकि ये चीज लगे कि बैलेंसिंग मोड में है। तो 1717 में किसका एंट्री है? फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर शाही फरमान किसको देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और आके काबिज कहां होता है? बंगाल में। अब निश्चित तौर पर पूरे भारत का कंसंट्रेशन कहां पे? बंगाल में। और बंगाल में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज होगी तभी यहां से अब कोई एक नया अध्याय लिखा जाएगा। तो यहां पर अध्याय लिखने के लिए दो लड़ाई लड़ी जाती है, 1757 और 1764। 57 की कौन? पलासी, और 64 की बक्सर। इन दोनों में हार होती है इंडियन की। एक बार हार होती है बंगाल के नवाब की, एक बार हार होती है बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह, तीनों की। जब ये तीनों की हार हो जाती है तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन का कान खुलता है। लगता है अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री छोड़ देंगे तो ये अपने मर्जी से सब कुछ यहाँ करना शुरू करेगा। एक काम करते हैं, इसके लिए नियम पहला लेकर आते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बोला कल तक जो बंगाल का गवर्नर था वो हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, और पहली बार इस पोस्ट पर काबिज होता है वॉरेन हेस्टिंग। और इस तरह से कभी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, कभी 1793 का चार्टर एक्ट, कभी 1813 का चार्टर एक्ट, कभी 1833 का चार्टर एक्ट, कभी 1858 का भारत शासन अधिनियम, कभी 1909 का मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, कभी 1919 का मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड रिपोर्ट,
और कभी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, टाइम टू टाइम नियम लाया। ये संवैधानिक विकास था किसका? ब्रिटेन का। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको चलाने के लिए कभी आया भारत का गवर्नर जनरल, तो कभी आया भारत का वायसराय। अगर वो गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ करेंगे हम लोग आंदोलन। एक मंच से करेंगे जिसका नाम होगा कांग्रेस, और एक सरफेस पे करेंगे जिसका नाम होगा बंगाल विभाजन। यही तो इतिहास है। लेकिन जितना जल्दी बोले उतना जल्दी खत्म नहीं है ये ट्रैक। अब ट्रैक में हम लोग क्या किए थे कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर किए थे, यानी अब हरा चुका है किसको? फ्रांसीसियों को। किस युद्ध में? कर्नाटक में। और बॉन्डिवोस में कहानी खत्म। तो निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे जब ये सब खत्म हो गया तो उभर करके कौन सामने आएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी सामने उभर के आएगा तो इसके अपने कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को खत्म करेगा। तो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को खत्म करने के पहले हम जानना चाहेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था। तो आपको पता होगा नाम, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कुछ ना कुछ अपना काम करेगा तभी तो ये काम होगा। लिखिएगा थोड़ा सा। राहुल थोड़ा सा इधर धीरे धीरे बोलने बोले, धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे लिखिएगा। लास्ट लिखे थे वॉन्डिवोस के में कहानी खत्म हो गया था किसका? फ्रांसीसियों का। अब उस पूरे यूरोपियन शक्ति के आने के क्रम में एकमात्र मजबूत स्थिति में आया कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगा? अपने किसी न किसी संस्थापक को लाएगा। उस संस्थापक का नाम था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। लिखिएगा, लिखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक के तौर पर रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक के तौर पर रॉबर्ट क्लाइव। टेन्योर लिखिएगा 1757 से 1757 टू 1760। 57 टू 60, 57 से 60, यानी 57 टू 60 किसका एंट्री? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पलासी की जब लड़ाई हो रही थी उस समय रॉबर्ट क्लाइव का सिस्टम चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक गैप है, समझिएगा। आप एंट्री कब दे रहे हैं? 31 दिसंबर 1600 को। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। इधर वो काम 1759 तक किसको हराने में किया? डच को। और इधर 1760 में किसको हराने का काम? फ्रांस। तो पहले ये खुद के यूरोपियन शक्ति से अपने आप को पहले फाइट करवाया। नहीं समझे? जैसे क्या है ना, समझिएगा बात को, कि मान लिया कि ये देश में आपकी एंट्री होनी है और यहाँ से सब लोग का डायरेक्शन आपके देश की तरफ है। तो सबसे पहले राइवल जो है ना, इंटर राइवल होगा, यानी इसमें से जो जाना चाहता है। मान लीजिए इसको पता चला कि यहाँ पर बहुत अकूत संपत्ति है, तो यह भी तो आना चाह रहा है, यह भी आना चाह रहा है, यह भी और यह भी। तो निश्चित तौर पर सब जाना चाहेगा। जब यहाँ सब पहुंच जाएगा तो यहीं तो घमासान हो जाएगा। इससे पहले यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फाइट होगा। तो निश्चित रूप से इसमें से जो ज्यादा डिप्लोमेटिक होगा वही यहाँ पर एंट्री कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यूरोपीय शक्ति सबको पता था कि भारत में आकर के हम ट्रेड का काम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा सबको कम था। ये एक को छोड़कर, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी ब्रिटेन की कंपनी थी जो इससे पहले अमेरिका जैसे देश पर भी अपना कब्जा जमा चुका था। ये लंबा एक्सपीरियंस था, एक्सपर्टाइज था। आज भी हम लोग बोलते हैं कि लगभग 150 देशों पर उसने अपना कब्जा किया, और उसको हम लोग राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं ना, कॉमनवेल्थ कंट्री। तो जाहिर सी बात है कि सबका मोनोपोली था कि ट्रेड को बढ़ावा देंगे तो इकोनॉमी हम लोग का बढ़ेगा, और जब इकोनॉमी हम लोग का बढ़ेगा तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का बहुत अच्छा हो सकता है। और ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के माइंड में सेट था। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि अगर एक यूरोपीय की एंट्री होती है तो दूसरा यूरोपीय वहां चुप नहीं रहेगा। उसको लगेगा रास्ता तो क्लियर है, उसी रास्ते से कहां एंट्री कर जाए? भारत में। तो अब एंट्री करने के क्रम में पक्का है कि आपस में सबका अपना राइवल हुआ, और इस राइवल का निपटारा ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे तरीके से किया। सबसे पहले 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया। डच का कहानी खत्म, क्योंकि उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डच और फ्रांसीसी था। बाकी ना तो स्वीडिश था, ना पुर्तगाली था, और ना ही डेनिश था। मात्र दो से उसको मेन फाइट करना था, डच और फ्रांसीसी। तो 1759 में किसका कहानी खत्म? डच का। और 1760 में किसका? फ्रांसीसी का। यानी 1760 तक ये दोनों का राइवल सेक्शन बंद कर दिया। किसका? डच का और फ्रांसीसी का। अब इसको था कि भारत में जब एंट्री करेंगे तो ये तो इसका
इंटरनल फाइट चल रहा था, अब इसका एक्सटर्नल फाइट कहाँ चलेगा? भारत में। तो भारत आएगा, तो जब ये भारत में आएगा तो सबसे पहले देखना चाहेगा यहाँ का कंटेम्पोररी सिचुएशन क्या था। यहाँ जैसे एंट्री करता है यानी 1760 के करीब, तो यहाँ 1707 में ही देखता है कि धीरे धीरे मुगल जो कंसेप्ट, मुगल जो बादशाह वो कमजोर हो चुका था। मुगल में अब ऐसा कोई शासक नहीं था जो अपने सिस्टम को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, क्योंकि याद रखिएगा कि मुगल पूरी तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पर टिकी हुई थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि दिल्ली में बैठा हुआ बादशाह था और पूरे हिंदुस्तान पर अपना मनसबदारी व्यवस्था से काम कर रहा था, और मनसब उसका का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देना? सुल्तान को देना, यानी बादशाह को। अब जब बादशाह को रेवेन्यू आएगा ही नहीं तो बादशाह पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चला पाएगा? तो चलाने का सिस्टम था नहीं, तो इससे सब लोग छोटे छोटे मनसबदार जो थे ये सब मिलकर के इसको कुछ ना कुछ रेवेन्यू देने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये सारे मनसबदार अपने आप को क्या किए कि इसे सीधा सीधी अलग कर लिए, यानी ये सब कैसा फॉर्म में आ गया? सेपरेट फॉर्म में आ गया, और सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंगाल का नवाब बोला मुर्शिद कुली खां कि कल से हम तुम्हारा नवाब हैं, कोई मुगल तुगल नहीं है, किसी को रेवेन्यू देने का काम नहीं करेगा, हम हमारे बारे में जान लो कि हम तुम्हारे बंगाल के नवाब हैं। उधर अवध का नवाब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, उधर मैसूर का नवाब अपने आप को घोषित कर लिया, और इस तरह से भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र सत्ता की स्थापना शुरू हो गई। अंग्रेज को तो अच्छा लगा कि कल तक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, अगर इसके खिलाफ हम ज्यादा मुहिम करते तो पूरा सेंटर घेर के हमको मारता। अभी तो स्वतंत्र है, एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 सत्ता है, एक सत्ता पर अटैक करते हैं, इन दोनों से हेल्प लेते हैं, और इन दोनों को कहते हैं कि इसको जीतेंगे तो आधा आधा दोनों में बांट देंगे, फुट डालो शासन करो। बोला चला जाए, बंगाल पर कब्जा करते हैं। यही करके क्या किया कि हर आदमी को पड़ोसी से ज्यादा प्रॉब्लम होता है। गोतिया तो खैर ज्यादा होता ही है, पड़ोसी से भी। गोतिया तो खैर दूर में घर रहा तो चलेगा, जो बगल दीवार वाला घर है ना, वो हमेशा उस घर वाले के लिए बुरा ही रहता है। जैसे उसके घर में जाइएगा, पूछिएगा कैसा खत्म आदमी है, एक बार में डायरेक्शन। हमको लगता है कि 99.99% है जो आपको अप्रिशिएट करेगा। जैसे आप बोलिएगा ना, अरे आपके जो पड़ोसी का ख्याल चका उसके बारे में हमसे मत पूछिए, पूरा मोहल्ला पूछिए, वो लोग बताएगा। हम बताएंगे तो आपको बुरा लगेगा, अरे हमको काहे बुरा लगेगा, खराब आदमी वो है, हमको बताएगा तो हमको क्या बुरा लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि पड़ोसी जो होता है हमेशा से किरकिरी रहता है, पड़ोसी के साथ साठगांठ भी अच्छा होता है और झगड़ा भी होता है, झगड़ा तो होते ही रहता है। तो यहाँ पर क्या था कि मराठा और मैसूर अगर एक जगह था तो उसमें से 2 को अपने पक्ष में कर लिया, कौन? अंग्रेज, और तीसरे बोलता है कि हम इस पर अटैक करते हैं, और अटैक करेंगे तो जो कुछ भी जो संपत्ति होगा आप दोनों को आधा आधा बांट देंगे, हमको थोड़ी ब्रिटेन लेके जाना है। तो इसको भी लगता था चलो अच्छा मौका है, इसको रगड़ा जाए। रगड़ने के क्रम में क्या हुआ कि एक का तो कब्जा आधा आधा कर दिया, और बाद में कहा क्या कि दोनों को कि आपका भी बारी अभी आने वाला है। अब इसके बगल वाले पड़ोसी को 2 को समेटा और अब इस पर अटैक कराया। कि टोटल पॉलिसी था, नाम था डिप्लोमेटिक पॉलिसी, कूटनीतिक, जो हम भारत के लोगों को पता नहीं था। हम भारत के लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास हम लोग का गवाह है कि हम लोग सिंप्लिसिटी में जीते। हम लोग को कोई पता नहीं था कि डिप्लोमेटिक सिस्टम क्या होता है, हम लोग को कोई पता नहीं था कि पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं, हम लोग को कोई पता नहीं था कि माइंड गेम किसको बोला जाता है, हम लोग को कोई पता नहीं था कि और क्या। चूंकि भारत के बारे में कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे सीधे साधे लोग को देखा जाता है भारत में। कारण क्या था कि उस समय हम लोग को सेगमेंटेशन दिया गया था कि अपना जो काम कर रहे हैं वो कीजिए, और जो आपके घर मेहमान आ रहे हैं उनका खूब आप आदर सत्कार कीजिए। तो लोग उसी में अपने आप को लगे रहते थे। और चूंकि सनातन धर्म हमेशा बीच बीच में डायरेक्शन भी देता था कि हिंसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो जो धार्मिक लोग थे वो धर्म से ओतप्रोत थे। और एक चीज लोगों को समझा दिया गया था कि अगर कोई गलत काम कीजिएगा इसका खबर ऊपर लिया जाएगा। तो डर था, अगर मरने के बाद पूछा जाएगा, छड़ी से पूछेगा गए उठो तो काहे मारा था 2 छड़ी, कर्म से ज्यादा डर रहा था। और धर्म क्या था, धर्म हम लोग के इतना मजबूत था कि लोग क्या करते थे कि पहले पैसा किसी को देना होता था तो बोलता था चलिए मंदिर में आपको दे देंगे, अगर आपका हम पैसा लिए हुए हैं तो हम मंदिर पर रख देंगे, आप मंदिर से उठा लीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि लोग को धर्म से ज्यादा, आस्था से ज्यादा डर हो गया कि अगर कुछ करेंगे तो हो सकता है रात में बजरंगबली गदा लेके 2 गदा मारेंगे, ये एक डर था। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की सिंप्लिसिटी थी। और उसी क्रम में क्या था कि डिप्लोमेटिक पॉलिसी कौन लगा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन शायद पता नहीं था कि आज के एपिसोड में अब हम लोग के पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि तुम अब डिप्लोमेटिक सोचोगे, हम लोग डिप्लोमेटिक सोच लिए। आज हमारे हिंदुस्तान का लगभग तुम्हारे संसद में बैठा हुआ हर एक 4-5 आदमी में एक आदमी भारतीय संदर्भ में बैठा हुआ है।
और जा करके तुम्हारे तुम्हारे होम मिनिस्ट्री को देख रहा है, तुम्हारे आईटी सेक्टर को देख रहा है, तुम्हारे तुम्हारे पूरे सिस्टम को देख रहा है, और जा करके तुम्हारे संसद भवन में ओम भूर्भुवः पितृवरेण्यम करवा रहा है। क्लियर है? इसका यह मतलब है कि हम शुरू में सनातन धर्म में सिंप्लिसिटी था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग का एक्सपीरियंस बढ़ता गया, हम उसका जवाब उसी अंदाज में देना शुरू कर दिए। अब देखिए होता क्या है कि जब 1765 में बेदरा में डच की हार हुई, 60 में फ्रांसीसियों की हार होती है, तो निश्चित तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहां घुसना चाहेगा, और घुसने के पहले वो देखना चाहेगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टूटता है या नहीं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टूटना शुरू हो गया औरंगजेब से, और औरंगजेब मरता है, इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टूटना शुरू होता है। मतलब ऐसा कोई शासक नहीं था जो पूरे सेंट्रल को अपने आप जोड़ के रख पाए। जब नहीं रख पाया, तब फाइनल जाके क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि बंगाल पर ये लोग धीरे धीरे सेपरेट सिस्टम किया और बंगाल से अपना आधिपत्य करना शुरू किया। और इसमें से बंगाल को इनिशिएटिव लेने वाला पहला नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा भी जाता है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा कोई डिप्लोमेटिक आदमी था तो उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की करता था दूसंधि, एक इसके साथ एक इसके साथ, बोलता था कि तुमसे 10,000 लेंगे और इसको दे देंगे। कहा तुम क्या करेगा? खाली कहे हम यही सब करेंगे। बात समझ रहे ना? हम कुछ नहीं, दलाली नहीं। जैसे कि जीत किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। बात किसको मानना पड़ेगा? भारतीयों को। तो दबाव किसका बना रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसको बोला कि तुम बीच में काहे लड़ा? कहा कि हम, ये मेरे घर के बगल में लड़ रहा था, तुम बाहरी था तो लड़े। तुम लड़ा ना, तो कितना युद्ध में खर्च हुआ? इतना, तो तुमको सब देना पड़ेगा। ये बेचारा दोबारा युद्ध में आएगा? नहीं आएगा। कंपनसेशन चार्ज लगा दिया। अब बोला तुम काहे लड़ा? बोला कि युद्ध में लड़ा तो इसलिए लड़े। बोले तुम पेंशन पर चल जाओ, तुमको 26 लाख रुपए पेंशन देते हैं, तुमको कोई मतलब नहीं है, साल में इतना पैसा देंगे, अपना चलाना। बोला तुम? कहा रहे हम बंगाल के नवाब हैं। कहा तुमको 53 लाख देते हैं पेंशन। कितना पेंशन? 53 लाख। अब बताइए, कल तक जो राजा था उसको पेंशन पे ले आया, इसका मतलब रिटायरमेंट हो गया। और यहाँ पर स्थापित कौन हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले धीरे से घुसा, इसके बाद ब्रिटेन को इस बात का पता चला, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे थे ट्रेड करने, ये धीरे धीरे घुस रहा है। किसमें? इसके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बोला कि सुनो, नियम बनाएंगे हम, लेकिन नियम को चलाओगे तुम। किसके लिए? भारतीयों के लिए। तो जैसे पता चला कि 1757 में जीत होती है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और 1764 में जीत होती है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहा क्या कि अब ब्रिटेन तैयार हो चुका है तुम्हारे लिए नियम बनाने। पहला नियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कहा कल तक जो बंगाल का गवर्नर था वो हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, और तुम गवर्नर जनरल अपने मर्जी से कोई काम नहीं करोगे, तुम्हारे पर 4 मेंबर लगा रहेगा। आई चारों मेंबर जो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ रहेगा, कोई सूचना होगा ये चारों मिलकर हमको देगा, और तब जाके तुम आगे प्रोसीड करोगे। समझ पा रहे हो? इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं नेपथ्य से काम कौन कर रहा था? ब्रिटेन। और सामने से कौन काम कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और काम हो कहाँ रहा था? भारत में। अब क्लियर है? अभी काम कौन करेगा? रॉबर्ट क्लाइव। लिखिएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, लिखिएगा। लिखिएगा 1757 से 1760 प्रथम शासक के तौर पर या प्रथम गवर्नर के तौर पर इसने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को इसने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था, जिसको डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, इसने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को इसने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया या लागू किया। इसने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया या इंट्रोड्यूस किया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ब्रैकेट में लिखिएगा। जबकि द्वैत शासन को पहली बार परिचित कराने का श्रेय, हाँ, जबकि द्वैत शासन व्यवस्था को पहली बार परिचित कराने का श्रेय, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है सवाल। पहली बार चीन पार। जबकि पहली बार द्वैत शासन व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय, परिचित कराने का श्रेय लियोनस कार्टियस को जाता है। लियोनस कार्टियस बहुत फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछा इस सवाल को। लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस। हाँ, मुझे से पता चल रहा था।
लिखवाएगा लियोनस कार्टियस। ठीक है। स्वैत शासन व्यवस्था को अगर पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन इंट्रोड्यूस किया, तो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन पहली बार इसको परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है? लियोनस कार्टियस। ठीक है, लिखिएगा ब्रैकेट में, इस व्यवस्था के अंतर्गत, स्वैत शासन व्यवस्था समझिए क्या है, देखिएगा इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूलने, रेवेन्यू कलेक्शन, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूलने, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, तथा सैनिक संरक्षण, आर्मी कंजर्वेशन, इस व्यवस्था के तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामला जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मामला था, तो फॉरेन का मामला बोलते हैं, जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं, विदेशी मामला कंपनी के हाथों में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण और एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेशी मामला था, किसके हाथ में था? कंपनी के हाथ में। जबकि शासन की बागडोर, हैंडलिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, नवाब के हाथों में थी। जबकि शासन की बागडोर, हैंडलिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, नवाब के हाथों में थी। बात समझ में आ रहा है? देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया, यही इसको डिप्लोमेटिक पॉलिसी बोलते हैं। पहला बोला कि रेवेन्यू किसके पास रहेगा? कंपनी के पास। बोला आर्मी का कंजर्वेशन किसके पास रहेगा? कंपनी के पास। दूसरे देश के साथ कोई काम करेगा तो कौन करेगा? कंपनी। रेवेन्यू भी कंपनी, आर्मी भी कंपनी, एक्सटर्नल अफेयर्स भी कंपनी, तो हमारे पास बचा क्या? बात समझ में आ रहा है? हमको पैसा नहीं दीजिएगा, हमारे पास आर्मी भी नहीं दीजिएगा, हमको किसी से बतियाने भी नहीं दीजिएगा, हम पागले हो जाएंगे। समझ रहे बात को कि नहीं? बोला क्या कि ठीक है राजा आप ही रहिएगा। बोला ठीक है हम राजा हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो कुछ का राजा है? राजा का मतलब पैसे नहीं है। बोला राजा आप रहिएगा, लेकिन आपके पास सैनिक नहीं रहेगा। तो कौन रखेगा? काऊ सब हम रखेंगे। बोला राजा आप रहिएगा, लेकिन कोई दूसरे राजा से बतियाना होगा तो आप बतिया नहीं सकते हैं। तो गजब हाल है, जितना राजा हैं काहे के लिए। समझ रहे ना बात को? तो द्वैत शासन का व्यवस्था का मतलब है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि कंपनी सारा जो वजूद वाला चीज था, जो बेहतर चीज था, अपने हैंड में कर लिया। बाकी नाम मात्र का, नॉमिनल का क्या नवाब के हाथों में दे दिया। अब क्या था कि नवाब की डिपेंडेंसी इतनी हो जाती थी कि बेचारा अपना खर्चा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ देखता था। पैसे नहीं रहेगा, रेवेन्यू लेवे नहीं करेगा, तो नवाब को थोड़ी कि अलग से फैक्ट्री लगा के रखा था। हाँ नहीं, रेवेन्यू का एकमात्र संसाधन क्या था? लैंड रेवेन्यू, जो भूमि का राजस्व आ रहा था। और ये पूरा रेवेन्यू पर कब्जा कौन जमाए हुए था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बदमाशी करके क्या किया कि बाद में इसको पेंशन पर ले आया। नवाब को बोला कि तुमको 53 लाख रुपया पेंशन देते हैं, ठीक है, 53 लाख रुपए तुमको पेंशन देते हैं, इसी से अपना जीवन यापन करो। इसका मतलब है कि आप नवाब को रिटायरमेंट दे दिए, तभी ना पेंशन प्लान हो गया। इसको तो कम से कम 53 लाख भी दिया, मुगल बादशाह को तो 26 लाख में निपटा दिया। कितना में? 26 लाख। तो निश्चित तौर पर यहां पर हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेड में एंट्री नहीं है, अब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री करना शुरू करेगा। और इस बात का पता किसको चलेगा? ब्रिटेन को। और ब्रिटेन तब इसको स्वतंत्र छोड़ेगा नहीं, इसके लिए एक नियम बना के लाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब समझ में आ रहा बात? सबका लिंक है, जोड़ के पढ़ना है। इससे पता चल जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव आया, अपने पॉलिसी का यूज किया, इस पॉलिसी के तहत 2 लड़ाई होती है, इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और इस संधि के बाद ब्रिटेन का इस बात को पता चलता है, और ब्रिटेन वहीं पर क्या करता है, अपने टर्न को चेंज कर देता है। बोलता है अब ईस्ट इंडिया कंपनी सब काम नहीं करेगा, अब हम करेंगे, तुम सिर्फ क्या हो? माध्यम। कहां पे? भारत में। लिखिएगा लिखिएगा 23 जून 1757, 23
23 जून 1757, 1757, अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई, अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई। सेंटर में थोड़ा सा लिखिएगा, सेंटर में एक बॉक्स बनाइएगा, सेंटर में बॉक्स बनाइएगा सेंटर में, और लिखिएगा, लिखिएगा टाइटल में प्लासी युद्ध, टाइटल में लिखिएगा प्लासी युद्ध, लिखिएगा मुर्शिदाबाद के दक्षिण नादिया जिले में, नादिया अंडरलाइन कर लीजिएगा, नादिया बंगाल में, मुर्शिदाबाद के दक्षिण नादिया जिले में मुर्शिदाबाद का दक्षिण में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नादिया। और यही नादिया में एक गांव था पलासी नाम का गांव, जहां पर पलासी का युद्ध हुआ। अब देखिए यहां पर से हम लोग को एक और सेक्शन मिल रहा है। आप मुर्शिदाबाद के दक्षिण एक नादिया एक डिस्ट्रिक्ट था, नादिया डिस्ट्रिक्ट में ही कौन सा जगह था? पलासी, जहां पे सिराजुद्दौला और अंग्रेज की सेना के बीच में लड़ाई होती है। अब नादिया से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, तो उस बॉक्स में नादिया पर काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे नादिया का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी, जिसको नादिया एक्सप्रेस कहा गया है, सुने हो ना? जैसे हम लोग के यहाँ एक धींग एक्सप्रेस हिमा दास, उसी तरह नादिया एक्सप्रेस किसको कहा गया है? झूलन गोस्वामी। ये नादिया और एक इंपॉर्टेंट अप्रोच हम लोग को दिखाता है। 1859 में, 1859 में इतिहास से एक नील विद्रोह हुआ था। कौन जिला में? नादिया में। नादिया इस चीज को और दिखाता है। 1859 में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। इस नील विद्रोह में दो बंधु इसका नेतृत्व करता था। इसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों मिलकर के इसका नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन आता भी, एक नील विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इस नील विद्रोह के संदर्भ में एक व्यक्ति है दीनबंधु मित्रा, जो एक नाटक लिखते हैं नील दर्पण, बड़ा फेमस हुआ था। कौन सा? नील दर्पण, जिसको बाद में अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन करवाया था। कौन करवाया था? माइकल मधुसूदन। तो दीनबंधु मित्रा जो है, जो नील दर्पण लिखा था, एक नाटक था। क्या था? नाटक। और इस नील विद्रोह का संबंध कहाँ के? बंगाल के नादिया से था। इसका मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको घेर के नादिया पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स बनाइएगा, एक छोटा, उसी में। बात समझ रहे हैं ना? ये पलासी युद्ध से संबंधित नहीं है, दैट इज द एक्सटर्नल एक्स्ट्रा इफेक्ट्स है, जिसको आपको कंट्रोल करके रखना है, कहीं भी क्वेश्चन लड़ेगा ही। लिखिएगा, नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी। पूछा जाएगा भारत में कौन महिला क्रिकेटर सबसे ज्यादा विकेट टेकर है? झूलन गोस्वामी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ले ली तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा विकेट वही ली है जी, रिकॉर्ड उसी के नाम। तो झूलन गोस्वामी, नादिया एक्सप्रेस लिख लिए। उसका लिखिएगा, नादिया में ही नील विद्रोह हुआ था, नादिया में ही नील विद्रोह हुआ था, ब्रैकेट में लिखिएगा 1859, 1859, नादिया में ही नील विद्रोह हुआ था 1859, 1859, देख लिए। जिसके नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जिसके नेतृत्व करता थे, लीडिंग पर्सन थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है। इस विद्रोह के संदर्भ में, इस विद्रोह के संदर्भ में, इस विद्रोह के संदर्भ में दीनबंधु मित्रा ने, दीनबंधु मित्रा ने, इस विद्रोह के संदर्भ में दीनबंधु मित्रा ने, दीनबंधु मित्रा ने एक नाटक लिखा था नील दर्पण।
एक्स्ट्रा फैक्ट है सब, है तो हिस्ट्री का चीज लेकिन घेर लिए इसको। नील दर्पण, क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि नील दर्पण एक प्रकार का क्या था, नाटक। ठीक है, कौन लिखे थे, दीनबंधु मित्रा। एनडीए क्वेश्चन पूछता है कि दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखित जो है नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद कौन कराया था, माइकल मधुसूदन लिखिएगा। इस नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया। माइकल मधुसूदन, माइकल मधुसूदन। छोटा वाला बॉक्स बंद कर दीजिएगा, बड़ा वाला खुला रहेगा। पहले जो बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स बना है उसको बंद कर दीजिए, बड़ा वाला ओपन रखिएगा। ओपन किसको रखना है, प्लासी की लड़ाई। तारीख क्या है, 23 जून 1757, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज लिखिएगा। इस प्लासी की लड़ाई का मुख्य, इस प्लासी की लड़ाई का मुख्य कारण था सिराजुद्दौला के लोगों का, इस प्लासी की लड़ाई का मुख्य कारण था सिराजुद्दौला के लोगों का, सिराजुद्दौला के लोगों का सिराजुद्दौला को धोखा देना, सिराजुद्दौला के लोगों का सिराजुद्दौला को धोखा देना। सिराजुद्दौला के लोगों का सिराजुद्दौला को धोखा देना, जिनमें शामिल था, जिनमें शामिल था मीर जाफर, मीर जाफर और राय दुर्लभ, जिसमें शामिल था मीर जाफर और राय दुर्लभ। ठीक है, राय दुर्लभ, मीर जाफर और राय दुर्लभ। जबकि नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज, जबकि पक्ष में थे, जबकि पक्ष में थे, जबकि पक्ष में थे मोहनलाल और मीर मदान, जबकि पक्ष में थे मोहनलाल और मीर मदान, मीर मदान। मीर मदान तो वीरगति को भी प्राप्त कर गया था इस लड़ाई में 1757 के प्लासी में। दो सपोर्टर था, मीर मदान और मोहनलाल, और जबकि गद्दार के रूप में था मीर जाफर और राय दुर्लभ। ये दोनों खिलाफ किया था किसके, सिराजुद्दौला। और इसी कारण से सिराजुद्दौला की हार भी होती है। ऐसे सिराजुद्दौला की हार में पूर्णिया का शासक शौकत जंग का भी हाथ था। उस समय पूर्णिया का शासक जो शौकत जंग था वो सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम का बेटा था, और घसीटी बेगम इसके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी किसके साथ मिलकर कर रही थी, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो इसके खिलाफ जो कॉन्स्पायरेसी हो रहा था उसमें शौकत जंग भी भूमिका अहम था, इसीलिए हार किसकी हो जाती है, सिराजुद्दौला की। तो आपको नहीं लगता है कि अगर रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है और प्लासी की एंट्री होती है तो यहाँ पर सबसे सेंटर पॉइंट पर हम लोग के पास एक चैप्टर आ जाता है बंगाल, बंगाल का इनिशिएटिव लेना है। तो बंगाल को इनिशिएटिव लेंगे तो पक्का हम लोग को बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां को दिखाना पड़ेगा, तब तो बंगाल का पूरा सिस्टम हम लोग के सामने आएगा। अब देखिए ट्रैक कैसे खुलेगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रैक खुलेगा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, रॉबर्ट क्लाइव करता है। ठीक है, इसके बाद 1759 में हार होती है किसकी, डच की, कहानी खत्म। 1760 में हार होती है फ्रांसीसी, कहानी फ्रांस का खत्म। एस्टेब्लिश कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एस्टेब्लिश करेगा तो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन कमजोर होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन कमजोर कब, 1707 में, जब मौत होगा किसका, इसके बाद शासक टिक नहीं पाएगा, और जब टिक नहीं पाएगा तो स्वतंत्र सत्ता की स्थापना होगी, जिनमें से टॉप पे कौन जाएगा। अब जब बंगाल टॉप पे जाएगा तो बंगाल में कॉन्स्पायरेसी शुरू करेगा रॉबर्ट क्लाइव। तो कॉन्स्पायरेसी का पहला नतीजा का नाम क्या था, पलासी। पलासी में कॉन्स्पायरेसी में शामिल कौन था रॉबर्ट क्लाइव के साथ, मीर जाफर और राय दुर्लभ, और जबकि उसके साथ कौन दिया, मोहनलाल और मीर मदान। अब समझ पा रहे हैं, ट्रैक एकदम ऑन है, खाली इसको इंटरेक्ट करके ट्रैक को चलाते रहना। समझ रहे बात को। अब देखिए यहां पर से क्वेश्चन पूछेगा, रेंडमली क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सवाल हम कुछ पूछ सकते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय, पुर्तगाली। ठीक है, पहला यूरोपीय कौन, पुर्तगाली। पूछेगा भारत आने वाला सबसे अंतिम यूरोपीय, स्वीडिश। 1616 में किसकी एंट्री, डेनिस। 1602 में किसकी एंट्री, डच। कहां का निवासी,
हॉलैंड या नीदरलैंड। और स्वीडिश कहाँ का? स्वीडन का। डेनिस कहाँ का? डेनमार्क का। तो पूछा जाएगा इन सभी के क्रम में आने में ओवरऑल एस्टेब्लिश कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होने के पहले क्या डचों से उसका राइवल होगा? किस युद्ध के रूप में? वेदरा। कब होगा? 1759। फ्रांसीसी की अंतिम हार कब होगी? वन डिवॉर्स। किस साल? 1760। तो बताइएगा कि फ्रांस और इंग्लैंड ये आपस में क्या वैश्विक स्तर पर फाइट कर रहे थे? किस मुद्दे को लेकर? ऑस्ट्रिया और पर्सा दोनों देश को लेकर के दोनों के बीच में फाइट हो रहा था। भारत में इस युद्ध का क्या सगुफा बना? कर्नाटक। कितना कर्नाटक? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम कर्नाटक के बाद कौन संधि? प्रथम कर्नाटक युद्ध के, पूरा बात सुनिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि? हेला सफल। द्वितीय कर्नाटक और तीसरा पेरिस। इन सभी चीज के बाद फ्रांस की शक्ति का खात्मा। अब इसमें से उभर के सामने कौन आएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंटेम्पोररी सिचुएशन को देखेगा। कंटेम्पोररी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन बैठा हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब की मौत कब? 1707 के बाद तो कोई टैकल कर नहीं पाएगा। जब टैकल नहीं कर पाएगा तो स्वतंत्र सत्ता की स्थापना होगी। तो रॉबर्ट क्लाइव इसी बीच में किस व्यवस्था को एंट्री करा देगा? द्वैध शासन। द्वैध शासन में पावर किसके पास? कंपनी के पास। और बाकी शासन की बागडोर नवाब। तो निश्चित रूप से नवाब अब तो पूरा पंगु हो चुका था। पूरा पावर किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इस द्वैध शासन को पहली बार इंट्रोड्यूस कौन किया था? लियोनस कार्टियस। कौन किया था? लियोनस कार्टियस। तो जब 1757 की लड़ाई होती है पलासी में की, तो सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी किया जाता है। और इस कॉन्स्पायरेसी में शामिल कौन कौन है? मीर जाफर और राय दुर्लभ। जबकि सपोर्ट कौन किया? मीर मदान और मोहनलाल। और इस पूरे सिस्टम को टैकल कौन करा था? रॉबर्ट क्लाइव। यानी रॉबर्ट क्लाइव अपने पूरे डिप्लोमेटिक सिचुएशन का यूज कर रहा था। अब 1757 में हार किसकी होगी? सिराजुद्दौला की। इस बार तो सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि अवध लड़ेगा, बंगाल लड़ेगा और कौन लड़ेगा? मुगल बादशाह। ये तीनों इकट्ठा मिलकर लड़ेगा फिर, लेकिन हार हो जाएगी किसको? तीनों की। और जीत किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तब ब्रिटेन बना देगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्लियर है? तो ट्रैक ऑन करना है, खाली ट्रैक को छोड़ना है, ट्रैक को पकड़ना है। दैट इज द मॉडर्न इंडिया। और ज्यादा रटने का कोशिश मत कीजिएगा, ट्रैक को खाली इंटरैक्ट करा करके रखिएगा। क्लियर? तो अब इसमें से बीच में जो बॉक्स दिखाए हैं, इन्हें बोलना शुरू कीजिएगा कि जिस समय से सिराजुद्दौला 23 जून 1757 को पलासी लड़ रहा था, उसमें झूलन गोस्वामी भी थी। अब ये सब आप लोग मत कर दीजिएगा, एक आध दो विद्वान होता है आ जाएगा पूछने। तो अच्छा सर, झूलन गोस्वामी किसके तरफ से थी? झूलन गोस्वामी इंडिया के तरफ से। नहीं, सवाल पूछने आ जाएगा कि सर बक्सा में तो झूलन गोस्वामी लिखा है नादिया एक्सप्रेस, तो झूलन गोस्वामी सिराजुद्दौला की तरफ से कि रॉबर्ट क्लाइव की तरफ? अरे तब तो झूलन गोस्वामी का अस्तित्व नहीं था। हम बॉक्स इसलिए लिखवाते हैं ताकि उससे संदर्भित कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। नादिया का बात आया तो नादिया में एक प्रमुख विद्रोह भारत में हुआ है, कौन? नील विद्रोह। किस साल? 1859। और नादिया में जो नेतृत्व करता थे कौन? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। जबकि इस पर नाटक कौन लिखा था? दीनबंधु मित्रा। उसका अंग्रेजी अनुवाद कौन कराया था? माइकल मधुसूदन। और ये नादिया मुर्शिदाबाद के दक्षिण में है, जो नादिया के जगह पर पलासी की भी लड़ाई हुई, और वही नादिया वो जगह है जहां पर नील विद्रोह हुआ था। कोई दिक्कत? ठीक, इस क्लास में बात करें।